नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस स्टडीज़ में। मैं हूं आपका दोस्त मोहनलाल लोधा। आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं शैक्षिक रीति विज्ञान से संबंधित 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप इत्मीनान से पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ओके दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके, चलते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के पहले प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न इस प्रकार से है दोस्तों। देखिए, एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक कक्ष में महान चित्रकारों, कलाकारों, मूर्तिकारों, संगीतकारों आदि के जीवन के बारे में पढ़ाते हैं। व्याख्या के दौरान विद्यार्थियों में सौंदर्य भाव का विकास हो सकता है। यह किन दो विषयों के मध्य संबंध को दर्शाता है? ठीक है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान तो है ही सही दोस्तों, लेकिन एक बात और इसमें है, मूर्तिकारों, संगीतकारों और चित्रकारों, तो ये ललित कला से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सामाजिक विज्ञान और ललित कला। ओके दोस्तों, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। सामाजिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के मध्य एक दूसरे से संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? एक शाखा और दूसरी शाखा, जैसे कि राजनीति विज्ञान और भूगोल, राजनीति विज्ञान और इतिहास, तो ये संबंध कहलाता है दोस्तों बहुपक्षीय सहसंबंध। जी हाँ दोस्तों, बहुपक्षीय सहसंबंध कहलाता है ये। ओके, नेक्स्ट तीसरा प्रश्न ये रहा। किसने कहा सामाजिक विज्ञान मानव तथा उसकी सामाजिक और भौतिक वातावरण के प्रति की जाने वाली प्रतिक्रियाओं के से संबंधित हैं? इसमें मानवीय संबंधों का अध्ययन होता है। तो दोस्तों ये जो परिभाषा है ये जून वी माइकेलिस की है। जून वी माइकेलिस की परिभाषा है। ओके, नेक्स्ट चौथा प्रश्न ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अवबोध घटक का व्यवहारिक पद है? अवबोध हो जाता है दोस्तों तो कोई भी बालक जो है अंतर करना सीख जाता है। अवबोध का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो समझ आ जाती है तो वो अंतर कर लेता है अच्छे बुरे या फिर दो कोई भी वस्तुएं होती हैं उनके बीच में। ओके, ज्ञान होने पर पहचान करता है। ओके, ज्ञानात्मक में क्या आता है? पहचान करना, प्रत्यास्मरण करना, ये जो है ये ज्ञानात्मक में आता है। अंतर करना अवबोध में आता है। ओके पांचवा प्रश्न देखिए दोस्तों। मूल्यांकन उपागम के जनक है। मूल्यांकन उपागम के जनक जो है दोस्तों B.S. ब्लूम है। जी हाँ दोस्तों, B.S. ब्लूम जो है मूल्यांकन उपागम के जनक हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने। निष्पत्ति परीक्षण हेतु नीलपत्र निर्माण के लिए आवश्यक तत्व जो है नीचे दिए गए हैं, उनमें से कौन से जो है सर्वाधिक उपयुक्त है? सर्वाधिक उपयुक्त कथन का आपको चयन करना है। तो दोस्तों उद्देश्यों का अंक भार, विषय वस्तु का अंक भार, प्रश्नों के प्रकार का अंक भार, ये होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट और इसके अलावा जो डी वाला है कठिनाई स्तर का अंक भार, तो कठिनाई स्तर का अंक भार भी होता है, लेकिन इसको इतना महत्व नहीं दिया जाता है। 1, 2, 3 इसमें सही है, लेकिन 1, 2, 3 किसी में भी नहीं दिया है इसमें, तो इसका आंसर दोस्तों चौथा वाला हो जाएगा। डी वाले को भी इसमें शामिल कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट सातवां प्रश्न ये रहा। विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहारगत परिवर्तनों के संबंध में साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए आप। तो इसको जो है दोस्तों विद्यालय में विद्यार्थी के व्यवहारगत परिवर्तनों के संबंध में साक्ष्यों के संकलन और उनकी व्याख्या करने की जो प्रक्रिया है वो मूल्यांकन की प्रक्रिया है दोस्तों। क्या कहलाता है इसको? ये मूल्यांकन प्रक्रिया कहलाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण का लाभ नहीं है? वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिविटी जो होती है ना, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का कौन सा लाभ नहीं है? तो ये बताना है। अंकन में वस्तुनिष्ठता, प्रशासन में सरल, उत्तर चयन में अनुमान संभव। तो दोस्तों ये अनुमान संभव होता है इसलिए ये लाभ नहीं है, ये हानि है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट नवा प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता नहीं है? ये देखना है। तो दोस्तों क्या होगा? विद्यार्थियों की भाषा शैली एवं लेखन शैली का
लेखन कला को जानने के लिए उपयोगी होता है दोस्तों, बिल्कुल। विद्यार्थियों में अभिव्यक्ति कौशल को जानने के लिए उपयोगी ये भी है। विद्यार्थियों के रचनात्मक विचारों को जानने के लिए भी उपयोगी है, तो किसके लिए उपयोगी नहीं है? मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता संभव इसमें नहीं होती है, तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 10वां प्रश्न देखिए दोस्तों। 10वां प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई योजना की विशेषता नहीं है, ये बताना है आपको, है ना। तो इकाई योजना में उद्देश्यों को समग्रता की दृष्टि से तैयार किया जाता है। सही है दोस्तों, समग्रता पर ही आधारित है ये। ओके, इकाई योजना में विभिन्न पाठों की विषय वस्तु को समग्रता की दृष्टि से व्यवस्थित किया जाता है, तो ये भी सही है दोस्तों। इकाई योजना में अंश से पूर्ण सिद्धांत का पालन किया जाता है, थोड़ा सा देखना है इसको दोस्तों। और इकाई योजना में संश्लेषण से विश्लेषण के सिद्धांत का पालन किया जाता है, ये भी सही है दोस्तों। इसमें पूर्ण से अंश से पूर्ण की ओर नहीं दोस्तों, पूर्ण से अंश की ओर सिद्धांत पर कार्य किया जाता है, किसमें? इकाई योजना में। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा तीसरा वाला। ओके, नेक्स्ट 11वां प्रश्न ये रहा, इकाई योजना किस मनोविज्ञान पर आधारित है? तो दोस्तों इकाई योजना जो है ना वो समग्रवाद पर आधारित है, यानी कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित होती है। ओके, नेक्स्ट 12वां, किसने कहा कि पाठ्यक्रम कलाकार यानी कि अध्यापक के हाथ में वह साधन है जिससे कि वह अपने पदार्थ यानी कि शिक्षार्थी को अपने आदर्श यानी कि उद्देश्य के अनुरूप अपने स्टूडियो में डाल सके? तो ये परिभाषा कनिंघम महोदय की है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट 13वां प्रश्न, NCF 2005 से संबंधित सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए तैयार किए गए आधार पत्र के राष्ट्रीय फोकस समूह के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो दोस्तों प्रोफेसर यशपाल महोदय थे। कौन थे? फोकस समूह के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल। ओके, नेक्स्ट 14वां प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ योजना हेतु हर्बर्टीय उपागम का सोपान नहीं है? दोस्तों सोपान नहीं है, ये पता करना है, तो इसका आंसर है चौथा, खोज करना। प्रस्तुतिकरण, तुलना एवं संबंध, सामान्यकरण और खोज करना, इनमें से खोज करना जो है हर्बर्टीय पंचपदी का उपागम नहीं है। ओके, उपागम का सोपान नहीं है। ओके, 5वां प्रश्न ये रहा दोस्तों, नीचे जो सामाजिक विज्ञान अध्यापक के गुण दिए गए हैं उनमें से जो है सर्वाधिक उपयुक्त जो गुण हैं वो बताने हैं आपको कौन कौन से। सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधा का विशेषज्ञ होना चाहिए दोस्तों, अकादमिक योग्यता परिपूर्ण होनी चाहिए, मानवीय गुणों से परिपूर्ण होनी चाहिए, तो इसका ए बैस है, तीनों जो है सही हो जाएगा। तो कौन सा आंसर सही है? तीसरा वाला, चौथा वाला सही है, ए बैस है। ओके, नेक्स्ट 16वां प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक दृश्य सामग्री का प्रकार है? केवल दृश्य सामग्री, विजुअल एड। ओके, तो टेलीविजन दृश्य श्रव्य है, फिल्म स्ट्रिप देखना है, टेप रिकॉर्डर जो है श्रव्य है, चलचित्र यानी कि फिल्म जो होती है वो क्या होती है? दृश्य श्रव्य होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिल्म स्ट्रिप। ओके, फिल्म स्ट्रिप हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट 17वां प्रश्न, एडगर डेल के अनुभव शंकु का कौन सा तत्व जो है अधिगम के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव। जी हाँ दोस्तों, वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। ओके, नेक्स्ट 18वां प्रश्न, किसी साम्राज्य के अभिवृद्धि एवं विकास, राजवंश तथा इसी प्रकृति के ऐतिहासिक तथ्यों को दर्शाने वाला चार्ट जो है दोस्तों ये होता है वंश क्रम चार्ट। जी हाँ दोस्तों, वंश क्रम चार्ट होता है दोस्तों। ओके, किसी राजवंश, एक ही राजवंश से संबंधित। ओके, नेक्स्ट जो एक से ज़्यादा अगर राजवंश हो जाते हैं तो यानी कि इतिहास की लंबी प्रक्रिया को दर्शाने के लिए फिर फ्लो चार्ट का प्रयोग किया जाता है। ओके, लेकिन किसी साम्राज्य के राजवंश, अभिवृद्धि और विकास, इनकी जो प्रकृति के लिए जिस चार्ट का प्रयोग करते हैं वो वंशक्रम चार्ट कहलाता है। ओके, जैसे प्राचीन काल से वर्तमान तक का अगर करेंगे चार्ट के माध्यम से दर्शाएंगे ऐतिहासिक घटनाओं को, तो वो फ्लो चार्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 19वां प्रश्न ये रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि के सोपानों का सही क्रम है? ओके, तो बताना है आपको। सबसे पहले योजना बनाई जाती है, फिर उसका क्रियान्वयन, फिर मूल्यांकन, फिर रिपोर्ट तैयार करना, तो इसका दूसरा वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, 20वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्र पर्यटन की सीमा है, लिमिट है दोस्तों, यानी कि ये इसके लिए उपयोगी नहीं है। ओके,
तो प्रत्यक्ष अनुभव होता है, प्रत्यक्ष वास्तविक अनुभव, सौंदर्यानुभूति भी होती है, रुचि वो रोचकता भी होती है। तो इसमें सामाजिक विज्ञान के कुछ चयनित विषयों के लिए ही ये उपयोगी है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। सभी विषयों को इसमें नहीं पढ़ाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट 21वां प्रश्न। प्रायोजना को पूर्ण करने के सोपानों को व्यवस्थित क्रम में नीचे दिया जा रहा है। अव्यवस्थित क्रम में इसको नीचे दिया जा रहा है। आपको क्या करना है, व्यवस्थित क्रम में बताना है। ओके, तो प्रायोजना की योजना बनाना और प्रायोजना का चयन करना, परिस्थितियां देना, प्रायोजना का निर्णय करना, तो इनमें से आपको सही बताना है दोस्तों। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, इसमें एक और विकल्प है प्रायोजना का क्रियान्वयन करना। तो इसमें सबसे पहले करते हैं दोस्तों हम, सबसे पहले परिस्थिति देंगे। क्या देंगे, परिस्थिति देंगे। तो सबसे पहला सी हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, परिस्थिति देने के बाद में प्रायोजना का चयन करेंगे, प्रायोजना का चयन, फिर बी वाला हो जाएगा, प्रायोजना का चयन कर लिया, फिर उसके बाद में योजना बनाएंगे अपन। क्या, फिर क्या आ जाएगा, ए, योजना बनाएंगे, फिर उसका योजना बन गई तो उसका क्रियान्वयन करेंगे, यानी कि ई वाला, फिर प्रायोजना पर निर्णय, डी वाला हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से CBAED हो जाएगा। CEB क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर CBA किस में मिल रहा, CBAD वाले में मिल रहा, तो ये हो जाएगा CBAED हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। समस्या समाधान विधि का विचार दिया, किसने दिया, समस्या समाधान विधि का विचार बताना है आपको। तो बताइए दोस्तों, 22वें क्वेश्चन में समस्या समाधान जो विधि है उसका विचार जो है सुकरात ने दिया। किसने दिया, सुकरात ने। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से दैनिक पाठ्य योजना का अंग नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जो है वो है जांच करना। जी हाँ दोस्तों, जांच करना दैनिक पाठ्य योजना का अंग नहीं है। ओके, नेक्स्ट 24वां प्रश्न। सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन जो होता है दोस्तों क्या कहलाता है, तो ये संकलात्मक मूल्यांकन या SA यानी कि समेटिव असेसमेंट कहलाता है, समेटिव असेसमेंट। जबकि रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है वो सत्र जब चलता रहता है तब जो होता है उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट 25वां प्रश्न। बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकता है, किस प्रकार का उद्देश्य है दोस्तों, बताइएगा 25वें क्वेश्चन में। तो इसका जो है अभिवृत्ति है दोस्तों, अभिवृत्ति। ओके, अभिवृत्ति। ओके, नेक्स्ट। किस सहायक सामग्री द्वारा नक्शे को छोटा या बड़ा बना सकते हैं, तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है पेंटोग्राफ। जी हाँ दोस्तों, पेंटोग्राफ के माध्यम से हम नक्शे को छोटा और बड़ा बना सकते हैं। ओके, 27वां प्रश्न। गणितीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि है, इसके जनक कौन है दोस्तों, बताइएगा 27वें प्रश्न में। तो इसके जो जनक हैं थॉमस F गिलबर्ट है दोस्तों, गिलबर्ट। ओके, नेक्स्ट। मोंटेसरी प्रणाली कहाँ आरंभ हुई, तो मोंटेसरी प्रणाली जो है इटली में प्रारंभ हुई। मारिया मोंटेसरी इटली की निवासी थी। ओके, 29वां प्रश्न। कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। ओके, कोठारी आयोग के अनुसार जो है मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो सतत प्रक्रिया है। ओके, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। 30वां प्रश्न। विद्यार्थियों में संवेगों मनोवृत्तियों का विकास शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है, बताना है आपको दोस्तों। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा, तो इसका सही आंसर है दोस्तों भावात्मक पक्ष। शिक्षार्थियों में संवेगों मनोवृत्तियों का जो विकास है वो शिक्षण के भावात्मक पक्ष से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट 31वां प्रश्न। जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो क्या कहलाता है दोस्तों, तो यह कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है, वैध परीक्षण। जी हाँ दोस्तों, वैध परीक्षण कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट 31वां हो गया। 32वां प्रश्न। सतत मूल्यांकन है, सतत मूल्यांकन क्या है, समय समय पर चलने वाली प्रक्रिया या फिर ये व्यक्ति विशेष में परिवर्तन लाने हेतु चलने वाली प्रक्रिया या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सतत मूल्यांकन जो है वो क्या है दोस्तों, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। ओके, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ओके, नेक्स्ट 33वां प्रश्न। क्रियात्मक गणित है, तो क्रियात्मक गणित कौन सी है, नापतोल समय क्षेत्रफल, ये सारी की सारी जो है दोस्तों
क्रियात्मक गणित है। ओके, नेक्स्ट 34वां प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर सबसे ज़्यादा पढ़ाई जाने वाली गणित कौन सी है? तो बीजगणित, ज्योमितीय गणित, अंक गणित या सभी? तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर अंक गणित पढ़ाई जाती है। ओके, अंक गणित की ही कंसेप्ट क्लियर की जाती है। 35वां, RTE 2009 की कौन सी धारा के तहत विद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा सकेगा? तो इसका आंसर जो है दोस्तों धारा 13 के अंतर्गत प्रवेश परीक्षा को निषेध किया गया है। ओके, नेक्स्ट 36वां प्रश्न, अलग अलग भागों को जोड़ना, यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो बताइएगा दोस्तों। तो ये जो सिद्धांत है दोस्तों ये कहलाएगा संश्लेषण। क्या कहलाएगा? संश्लेषण। अलग अलग सिद्धांतों को जोड़ना जो है संश्लेषण कहलाता है। ओके, नेक्स्ट 36वां हो गया। 37वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, गणित में मूल्यांकन के सोपानों का सही क्रम बताना है आपको, है ना। गणित में मूल्यांकन के जो सोपान है उसका सही क्रम क्या होगा दोस्तों? तो देखिएगा, इसका परिस्थितियों की पहचान करना, उद्देश्यों का चयन करना, मूल्यांकन विधियों का चयन करना, प्रमाणों की व्याख्या करना या मूल्यांकन प्रविधियों का निर्माण करना। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं? उद्देश्यों का चयन करते हैं, तो सबसे पहले ये हो जाएगा। फिर परिस्थितियों को पहचानते हैं, तो दो नंबर पर ये आ जाएगा। फिर क्या करते हैं? मूल्यांकन विधियों का चयन करते हैं, तो 3 नंबर पर ये आ जाएगा। फिर दोस्तों इसके बाद में क्या करते हैं? इसके बाद में हम करते हैं दोस्तों मूल्यांकन प्रविधियों का निर्माण। मूल्यांकन प्रविधियों का निर्माण करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में करते हैं हम प्रमाणों की व्याख्या। तो इस प्रकार से इसका उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2, 1, 3, 5 और 4, जो कि पहले वाले विकल्प में है। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 38वां प्रश्न, विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है। विश्वसनीयता की अवधारणा से क्या आशय है? तो निर्देशों की वस्तुनिष्ठता, मापन का उद्देश्य, प्राप्त अंकों की बारंबारता या गणना की समरूपता। तो दोस्तों प्राप्त अंकों की बारंबारता इसका सही आंसर हो जाएगा। जब भी मूल्यांकन करेंगे, अगर प्राप्तांक समान आएंगे तो वो जो मूल्यांकन है क्या हो जाएगा? विश्वसनीय हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 39वां प्रश्न, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर किस शिक्षण विधि सूत्र में प्रयोग किया जाता है? प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर जो है किस शिक्षण सूत्र का में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है वो है दोस्तों क्या है? निगमन विधि। जी हाँ दोस्तों, निगमन विधि जो है प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर जो है शिक्षण सूत्र पर आधारित है। ओके, और जो आगमन है वो प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। ओके, तो दोनों अपोजिट है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा निगमन विधि। ओके, नेक्स्ट 40वां प्रश्न, गणित की प्रकृति है। गणित की प्रकृति कैसी है दोस्तों? सामान्य, तार्किक, व्याख्यात्मक या संख्यात्मक? तो गणित की जो प्रकृति है दोस्तों ये है तार्किक। कैसी होती है दोस्तों? तार्किक होती है। तो दोस्तों ये थे आज के इस वीडियो लेक्चर के 40 प्रश्न। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। आज थोड़ी तबीयत डाउन है तो बोलने में थोड़ी आपको असहज महसूस हुआ होगा, इसके लिए दोस्तों एडजस्ट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।